So, hey guys, today I tell you what is ethics. Ethics is not a rule and regulation, it is a shared belief and it tells about what is good or acceptable behavior and what is bad or unacceptable behavior. So, इधर acceptable and unacceptable का क्या मतलब है? जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो पैसे लेके काम कर रहा है और वो काम बिल्कुल उस हिसाब से कर रहा है जिस हिसाब से उसने पैसे लिए और उसमें वो कोई गपला टाइप नहीं कर रहा, डेट मीन्स उसने बिल्कुल गुड एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरह काम किया है, तो उसको हम कहेंगे कि उसने एथिकल वे में काम किया। बट यही अगर उसने पैसे लेने के बावजूद काम वैसा नहीं किया जितने उसने पैसे लिए, तो डेट मीन्स कि उसने अनएथिकल वे में किया है। सो हियर गुड एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर मीन्स एथिकल वे एंड बैड एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर मीन्स अनएथिकल वे। कि अगर उसने पैसे लेने के बावजूद अच्छा काम किया है तो वो एथिकल वे में काम किया है, और अगर उसने पैसे लेने के बावजूद अच्छा काम नहीं किया दैट मीन्स उसने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में काम किया है और उसे हम अनएथिकल वे कहेंगे। इट फॉलोज मॉरल प्रिंसिपल्स नॉट लीगल प्रिंसिपल्स। ये मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, लीगल प्रिंसिपल्स को नहीं, एंड इट इज कंसिस्टेंट विद सोशल एथिकल एक्सपेक्टेशंस। द मोटिव ऑफ एथिकल कंपनी इज टू इम्प्रूव द आउटकम ऑफ नॉट ओनली द शेयर होल्डर बट स्टेक होल्डर। इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ शेयर होल्डर के मोटिव, इसका मोटिव सिर्फ शेयर होल्डर का आउटकम इम्प्रूव करना नहीं है। जैसे कि शेयर होल्डर का आउटकम सिर्फ ये होता है कि उसको सिर्फ वेल्थ चाहिए होती है, उसको वेल्थ के रिलेटेड कोई मतलब नहीं होता। तो वो एक कंपनी एथिकल तब है अगर वो कल इस शेयर होल्डर के मोटिव को नहीं कर रही, वो स्टेक होल्डर के मोटिव को भी कर रही है। क्योंकि शेयर होल्डर में सिर्फ शेयर होल्डर आते हैं, बट स्टेक होल्डर में एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और पूरी सोसाइटी आती है। तो अगर एक कंपनी एथिकल है तो वो कंपनी एज अ सोसाइटी की तरफ से सोच रही है, और बट यही अगर एक कंपनी अनएथिकल है तो वो सिर्फ शेयर होल्डर का सोचेगी। सो एक एथिकल कंपनी का मोटिव यही होता है कि वो कल एक शेयर होल्डर का आउटकम ना इम्प्रूव करे बल्कि स्टेक होल्डर्स का भी आउटकम इम्प्रूव करे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रेडिटर, कि अगर शेयर होल्डर का उसने एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर दिया तो क्रेडिटर्स की भी पेमेंट टाइमली पे हो, एम्प्लॉय भी फेस ना हो, एम्प्लॉय को हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, इन्वेस्टर का पैसा खराब ना हो, एंड एक होल सोसाइटी की उस हिसाब से एक कंपनी हो ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट हो या सोसाइटी को कोई इफेक्ट ना हो किसी गार्बेज से। तो मतलब सिर्फ उसका मोटिव ये नहीं है कि वो एक शेयर होल्डर के लिए सोचे या शेयर होल्डर का ही मोटिव, उसका काम ये है कि वो पूरी एक इकोनॉमी का सोचे ताकि कोई इफेक्ट ना हो। एंड दस एथिकल कंडक्ट बैलेंस योर सेल्फ इंटरेस्ट विद इम्पैक्ट ऑन अदर्स। नाउ कोड ऑफ एथिक्स इन प्रोफेशन। कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशन में। क्यों? बिकॉज अगर कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स एक रिटन मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रोफेशन में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर कोड ऑफ एथिक्स हैं तो हर एक प्रोफेशन में उनको मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है कि वो अपने पेशेंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, पर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो उसका काम है कि वो प्रोवाइड करे ही करे। मतलब एक डॉक्टर पैसे लेके तो काम करेगा ही करेगा, फ्री तो वो करेगा नहीं, बट एज ए डॉक्टर उसकी ये काम है कि वो किसी के साथ गलत तरीके से काम ना करे, सिर्फ पेमेंट के लिए काम ना करे। अगर वो पेमेंट ले रहा है वो अपनी तरफ से सर्विस बिल्कुल सही प्रोवाइड करे। तो अगर एथिकल वे हम यही कहेंगे कि अगर एक डॉक्टर पैसे लेने के बावजूद अच्छा काम कर रहा है तो वो एक एथिकल वे में काम किया है और उसने मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट किए हैं। सो कोड ऑफ एथिक्स अगर प्रोफेशन में होता है तो हर पर्सन जो कोई भी प्रोफेशन में होता है, लाइक वो सीए होता है या डॉक्टर होता है या एक लॉयर होता है, उसकी ड्यूटी होगी कि वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करे। लाइक अगर एक लॉयर है कि लॉयर की ड्यूटी है वो फ्री सर्विस ना प्रोवाइड करे, बट अगर मनी ले रहा है तो मनी लेने के बाद वो उसके लिए एक सही रोल प्ले करे, पैसा लेके किसी और के लिए ना काम करने लग जाए जिसके कारण उसका क्लाइंट को इफेक्ट हो। सो कोड ऑफ एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशन, कि हर एक प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स अगर होगा तो प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हर एक इंसान अपना प्रोफेशन एक अच्छे प्ले में रोल करेगा।
Now, what is profession and how they establish trust? Profession is a group of people having expert knowledge and specialized skills, and they work in an ethical manner and only if they serve in accordance with code of ethics. प्रोफेशन क्या होता है? लाइक अगर एक सीए है तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, अगर एक डॉक्टर है तो उसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और ये ग्रुप ऑफ पीपल में एक एक्सपर्ट नॉलेज और स्किल्स होती है. लाइक अगर डॉक्टर है तो उसके पास भी एक्सपर्ट नॉलेज या स्किल्स है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनके पास अपने काम की अच्छी नॉलेज होती है और स्किल होती है, और ये एक एथिकल मैनर में काम करते हैं ओनली इफ दे सर्व इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स. सो अगर कोड ऑफ एथिक्स होगा तभी ये एथिकल मैनर में काम करेंगे, अदरवाइज तो ये करेंगे ही नहीं. इसलिए कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हर एक प्रोफेशन में हर एक इंसान कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करके मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेशंस कर सके, मिनिमम लेवल तक तो कर सके. अब हम प्रोफेशन में दो चीज़ें करेंगे, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, एक है हाउ दे एस्टेब्लिश ट्रस्ट. Characteristics of profession. First, a code and standards for professional behavior. कोड एंड स्टैंडर्ड्स हमने अभी पढ़ा है कि अगर एक प्रोफेशन होगा तो प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स तो होगा. अगर कोड ऑफ एथिक्स नहीं होगा तो उस प्रोफेशन को हम वो प्रोफेशन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि हर एक प्रोफेशन में मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो कंप्लीट करनी ही पड़ती हैं, तो वो प्रोफेशन ही नहीं होगा. सो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि अ कोड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. अ रेगुलेटरी बॉडी टू इन्फोर्स दीज रूल्स. अ रेगुलेटरी बॉडी मीन्स अगर सीए है वो एक प्रोफेशन है तो आईसीआई जो सीए को रेगुलेट करता है, उस आईसीआई वो रेगुलेट करता है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है. तो वो जो रूल्स होते हैं, जो सीए के लिए गाइडलाइंस आती हैं, वो सारे रेगुलेटरी बॉडी इन्फोर्स करते हैं. जो फर्स्ट प्रायोरिटी है हर एक प्रोफेशन की वो यही है कि वो फोकस करे नीड्स ऑफ द क्लाइंट. अगर डॉक्टर के पास उसका पेशेंट आ रहा है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो अपने पेशेंट की मदद करे, उसे जो प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करे, एंड द सर्विस एंड ऑन फोकस ऑन द सर्विस ऑफ द सोसाइटी. तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि वो सोसाइटी का सोचे, अपने क्लाइंट्स का सोचें, ना कि अगर अपने पैसों का सोचे. उनका फर्स्ट फोकस ये है. सेकंड में अगर उन्हें है तो वो अपने पैसों की तरफ देख सकते हैं, पर मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस तभी वो फुलफिल कर सकेंगे अगर वो नीड्स में फोकस करेंगे. एंड रिक्वायरमेंट फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन. लाइक अगर एक डॉक्टर बन भी गया तो उसको डेली एक एजुकेशन तो चाहिए, ताकि अगर कोई न्यू डिजीज़ आ रहे हैं तो उसको पढ़े और अभी से उसके बारे में सोच ले, ताकि अगर उसको कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए. लाइक कोई पेशेंट आया, उसे कोई न्यू टाइप की अगर डिजीज़ हुआ है, तो अगर टाइमली और सही तरीके से डॉक्टर ने अपने आप को स्टडी कर लेगा तो वो उसकी प्रॉब्लम को हल निकाल सकेगा. इसलिए रिक्वायरमेंट एजुकेशन की रिक्वायरमेंट साथ साथ होती है. ये नहीं अगर एक बार हमने प्रोफेशन में चले गए तो देन हमारे को कोई प्रोफेशन की मतलब कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं. हाउ दे एस्टेब्लिश ट्रस्ट. फर्स्ट, देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्पेशलाइज स्किल्स. सो अगर एक प्रोफेशन में अगर एक इंसान अपने प्रोफेशन में ट्रस्ट गेन करना चाहता है तो वो तभी कर सकेगा कि अगर उसके पास नॉलेज होगी, स्पेशलाइज स्किल होंगी, अदरवाइज वो नहीं कर सकेगा. सेकेंड, टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स. अगर वो स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश नहीं करेगा, जो स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश हुए हैं उसको फॉलो नहीं करेगा, तो वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पाएगा. थर्ड, प्रोफेशन शुड बी कोलिजियल. इसका ये मतलब है, हम इसे मार्क कर लो, इसका ये मतलब है कि प्रोफेशन शुड बी कोलीगल. इसका ये है जैसे कि अगर कोई भी प्रोफेशन है, अगर एक लॉयर ही है तो उसका जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ एक से नहीं एडवाइस लेता, वो दूसरे से भी ले सकता है, तीसरे से भी ले सकता है, वो कई लोग से ले सकता है. ऐसे डॉक्टर का जो पेशेंट होता है वो कई डॉक्टरों के पास जा सकता है. कोई डॉक्टर ऐसे नहीं कहेगा कि लाइक तुम किसी अपने पेशेंट को ऐसे नहीं कहेगा कि तुम उस डॉक्टर के पास गए हो तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा, ऐसे जल्दी कोई नहीं कहता. तो प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता, तो प्रोफेशन शुड बी कोलीगल. फोर्थ, मॉनिटरिंग प्रोफेशनल कंडक्ट. अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हम अपना ट्रस्ट तभी कर पाएंगे, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं और हमारा पेशेंट ने हमारा बारे में सर्च मारी और उसको पता चला कि हाँ हम सीरियसली डॉक्टर ही हैं, हमने ये स्टडी की है, हमने इस चीज़ को गेन किया है, तो तभी हम एक अपना प्रोफेशनल मतलब अगर हमारा कोई मॉनिटर करेगा प्रोफेशनल कंडक्ट
और तभी उसे पता चलेगा कि अगर हमारा सब कुछ सही है तभी वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर पाएगा। टू कीप फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, जो अगर हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन देखा कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो क्लाइंट्स की तरफ और सोसाइटी की तरफ ध्यान दे, तो अब उसको वो फोकस रखेगा, उसका ध्यान रखेगा, वैसे ही लगातार करता जाएगा तभी वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर सकेगा। फिफ्थ, मेंटरिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स इन द प्रोफेशन। मेंटरिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स इन द प्रोफेशन मीन्स कि अगर एक प्रोफेशन में अगर एक सीए है तो वो वेबिनार कर रहा है, वेबिनार करके बच्चों को मोटिवेट कर रहा है कि वो सीए करें, तो इंस्पायर कर रहा है, तो उससे भी ट्रस्ट वो गेन करेगा। इनकरेजिंग कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, ये वही कि अगर वो एजुकेशन लेगा और उसको इनकरेज करेगा, साथ साथ करता जाएगा, तो देन वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश करेगा। नाउ नीड्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अभी हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज एथिक्स, देन हमने पढ़ा व्हाई कोड ऑफ एथिक्स इज नेसेसरी इन प्रोफेशन, देन हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोफेशन। अब हम पढ़ रहे हैं कि नीड ऑफ एन एथिकल स्टैंडर्ड्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये एक एग्जांपल है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं और किस प्रोफेशन में। एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है तो उसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स की क्या ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में एथिकल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत इसलिए है कि इंटरेस्टेड विद क्लाइंट वेल्थ। अगर एक क्लाइंट ने अपना पैसा एक फंड मैनेजर को सौंप दिया है तो उसके बाद सारा रोल फंड मैनेजर का है, क्योंकि इन्वेस्टर को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, कोई नॉलेज नहीं। तो ये फंड मैनेजर की ड्यूटी है कि वो उसके पैसे का ध्यान रखे ताकि उसका पैसा खराब ना हो। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देयर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स इन बोथ प्रोटेक्ट एंड ग्रो क्लाइंट एसेट्स। तो अगर फर्स्ट हमने पढ़ा कि एक इन्वेस्टर ने अपना पैसा फंड मैनेजर को दे दिया, अब ये ड्यूटी फंड मैनेजर की है कि उसका पैसा खराब ना हो, तो वो उस जो अपनी उसकी नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसको यूज़ करे ताकि वो उसके पैसे को सही जगह लगा सके और उसका पैसा खराब ना हो। बट जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस होती है एंड मैनेजमेंट होती है, ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं एंड देयरफॉर हम इसकी वैल्यू एंड क्वालिटी को इवेल्युएट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है, कोई अगर हमारे को एडवाइस दे रहा है, एक डॉक्टर हमारे को एडवाइस दे रहा है, हमें नहीं पता कि वो सही है कि वो गलत है। हमारे लिए वो सही है बट हमें नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, इसलिए हम नहीं एवेल्युएट कर सकते कि जो उसका रिटर्न निकलेगा। या अगर मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस सही दी है कि गलत दी है, बट उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हो सकूँगा कि नहीं ठीक हो सकूँगा। तो हमारी तरफ से तो वो राय शायद सही होगी बट वो होगी नहीं होगी हमें नहीं पता। अगर तो वो होगी तो बहुत अच्छा। इसमें भी यही है कि अगर हमने इन्वेस्टर को मनी दी है और इन्वेस्टर ने सही जगह इन्वेस्ट किया होगा तब तो बहुत अच्छा, और इन्वेस्टर की एडवाइस, इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है जो उसने किया होगा बहुत अच्छा। बट अगर उसने सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया होगा और जो ट्रस्ट है, हम तो उसके ट्रस्ट के लिए बैठे हैं, अगर तो उसने ट्रस्ट वर्थी निकला देन तो ओके। बट अगर उसने हमारा ट्रस्ट खराब लूज़ कर दिया या अगर उसने सही तरीके का हमारे को रिटर्न नहीं दिया तो फेलियर हो जाएगी। और अगर फेलियर हो जाए तो फेलियर टू एक्ट इन एन एथिकल मैनर नॉट ओनली डैमेज द क्लाइंट, वो सिर्फ क्लाइंट को नहीं डैमेज करेगा। अगर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का जो पैसा है जो फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है, अगर फंड मैनेजर ने उसका इन्वेस्टर का पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया जिसके कारण इन्वेस्टर का पैसा खराब हो गया, तो वो सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं इफेक्ट करेगा, वो फंड मैनेजर को भी इफेक्ट करेगा और वो होल सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके बाद फंड मैनेजर भी इन्वेस्ट नहीं करेगा एंड बाकी लोगों को वो भी होगा कि हमने इसके पास नहीं इन्वेस्ट करना है, ये गलत है, तो वो पूरी एक सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। सो फेलियर टू एक्ट इन एन एथिकल मैनर नॉट ओनली डैमेज द क्लाइंट वेल्थ बट ऑल्सो इफेक्ट्स द सक्सेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, एंड thus because of that investor will least likely to use their services. अनएथिकल बिहेवियर कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर सोसाइटी एज अ होल। जो मैंने अभी बोला कि अगर फर्स्टली तो क्लाइंट को इफेक्ट होगा, सेकंड इन्वेस्टर को इफेक्ट हो रहा है तो उसके कारण फंड मैनेजर को भी इफेक्ट होगा, बट उसके साथ साथ पूरी एक सोसाइटी को भी इफेक्ट होगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी में एक डर पैदा हो जाएगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट खराब होती है, हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना, जिसके कारण लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आगे जाके एक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिसके कारण जीडीपी नीचे चल जाएगी।
सो लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल एडवाइजर विल रिड्यूस द फंड इंटरेस्टेड टू देम, जिसके कारण वो अपना आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो अगर तो लैक ऑफ ट्रस्ट है तो उसका क्या नुकसान है कि अगर जब लैक ऑफ ट्रस्ट है एक तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टर अपना पैसा, एंड इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, जैसे कि अगर फंड मैनेज लॉस, अगर एक लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो रिस्क बढ़ जाएगा, रिटर्न बढ़ जाएगा, इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड अगर वो एडिशनल रिस्क लेंगे तो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड एंड इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर हम अपना पैसा फंड मैनेजर को नहीं देंगे या कम देंगे तो इसके कारण जो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड होगी वो कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर वो एडिशनल रिस्क ले देन ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उसके कारण जो एलोकेशन ऑफ कैपिटल है वो इफेक्ट होगा, एंड अगर एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगा तो उसके कारण ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड वेलबींग ऑफ, मतलब पूरी एक इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, एंड द मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल। मतलब सिर्फ अगर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसके कारण सिर्फ एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट नहीं होगी, एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट होने के साथ साथ ग्रोथ भी इफेक्ट होगी एंड वेलबींग ऑफ पीपल भी इफेक्ट होगा। प्लस जो सिर्फ एलोकेशन ऑफ कैपिटल नहीं इफेक्ट होगी उसके साथ पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी भी इफेक्ट होंगे। सो सिर्फ अगर लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा तो लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण हम अमाउंट ऑफ कैपिटल कम कर देंगे, मतलब हम इन्वेस्टमेंट कम देंगे उसको। अगर इन्वेस्टमेंट कम देंगे रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न भी जनरेट होगा, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाए तो उसके कारण एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी, और अगर एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी देन पूरी होल इकोनॉमी इफेक्ट होगी, एंड अगर एलोकेशन ऑफ कैपिटल के साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी में वो भी इफेक्ट होंगे। सो ये एक समरी है कि अगर तो हमने इन्वेस्टर को पैसा दिया है और उसने पैसा सही जगह लगा दिया तो बहुत अच्छा, बट अगर इन्वेस्टर को पैसा दिया उसने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी तो लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा, हमारे में ट्रस्ट नहीं रहेगा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण रिस्क बढ़ जाएगा और जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, एंड अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी तो उसके कारण दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी और मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल के कारण ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इफेक्ट होगी। सेकंड, कल एलोकेशन ऑफ कैपिटल नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी भी इफेक्ट होंगे। नाउ अब हम करेंगे प्रोफेशनलिज्म इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। प्रोफेशनलिज्म इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मीन्स एक इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है, उसे नहीं पता कि पैसा किधर लगाना है, कौन से, मतलब उसको नहीं पता कि पैसा किधर लगाना है, कौन से न्यू फी स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या, मतलब उसको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं। तो वो एक फंड मैनेजर को एक, उसके लिए फंड मैनेजर सब कुछ है जिसको उसने अपनी इन्वेस्टमेंट दी है, तो एक फंड मैनेजर के लिए सब कुछ होने के कारण उसके लिए एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मतलब देयर इज ए नीड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने अपना पैसा फंड मैनेजर को इसलिए दिया है ताकि उसको नहीं पता कि उसके पास इससे रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एक एथिक्स होना चाहिए ताकि उसका पैसा ख़राब ना हो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर उसका पैसा ख़राब हो जाएगा तो सारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, प्लस जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे। और ये क्यों इफेक्ट होंगे? क्योंकि कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सेकंड, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ये दो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, एक है सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड और फिडुशियरी स्टैंडर्ड। इन दोनों में से एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने अगर बोल दिया कि हम रिस्क ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो फंड मैनेजर क्या करेंगे
कि वो उस टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे, लाइक मैचिंग रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर विद द सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्हें पता है कि इनको हाई रिटर्न वाली सिक्योरिटी चाहिए तो वो हाई में इन्वेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हेज फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी मिल जाएगा। और यही अगर उन्हें है कि इनको लो रिस्क चाहिए, लो रिटर्न चाहिए, तो वो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे ताकि उनका पैसा खराब ना हो। पर फिड्यूशनरी स्टैंडर्ड क्या क्या मतलब है? फिड्यूशनरी स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है ना, वो पैसा उस हिसाब से इन्वेस्ट करता है जैसे कि वो उसकी मनी है, ताकि इन्वेस्टमेंट खराब ना हो। इट एक्ट इन सच ए वे दैट इट वॉज देयर ओन मनी। सो फिड्यूशनरी स्टैंडर्ड एक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर अपना पैसा समझ के इन्वेस्ट करता है, इसलिए पैसा के खराब होने के चांसेस कम है। देयरफॉर फिड्यूशनरी स्टैंडर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड। ये इसलिए स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर का सोचा जा रहा है, और इन्वेस्टर का सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। और अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी ना इफेक्ट हो तो फिड्यूशनरी स्टैंडर्ड ही फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स भी लोग फॉलो करते हैं, फंड मैनेजर फॉलो करते हैं फॉर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। सो इन दोनों में से कोई भी वो फॉलो करते हैं, ज़्यादातर फिड्यूशनरी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं।